एयर प्रेशर, शुरू करेंगे हम एयर प्रेशर से। तो एयर प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज एयर प्रेशर? कोई आइडिया है एयर प्रेशर के बारे में? कोई आइडिया है, कुछ बता सकते हो एयर प्रेशर के बारे में? Air has weight, although it weighs very little. The weight of all the air in the atmosphere is huge. एयर ऐसा नहीं है कि अगर उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, एयर कैसे, एयर में भी बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं, लाइक सेवरल टाइप्स ऑफ गैसेस और डस्ट, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें होती है ना एयर में। तो एयर में वेट भी होता है। ऑल्दो ये जो है वेट है ये बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी वेट तो होता ही है एयर में। तो द वेट ऑफ ऑल द एयर इन द एटमोस्फेयर इज ह्यूज। तो अगर हम पूरे एटमोस्फेयर के वेट को कैलकुलेट करेंगे, पूरे एटमोस्फेयर में जो एयर है उसके वेट को हम कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत ज्यादा होगा। The weight of the atmosphere pushes down or exerts pressure on the earth's surface. जो वेट होता है एटमॉस्फेयर का, वो क्या, वो नीचे की तरफ आता है, वो पुशेस डाउन मीन्स नीचे की तरफ वो पुश होता है, और वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। कहाँ आएगा? नीचे आ रहा है, तो नीचे क्या है? अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस पर वो फिर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। फॉर्चुनेटली दिस वेट इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। अब चूंकि जो अर्थ सरफेस है ये काफी लार्ज एरिया में स्प्रेडेड है, तो जो एयर का प्रेशर है, जो एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जो प्रेशर लग रहा है एयर के थ्रू, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया उस लार्ज एरिया में। क्योंकि सारा जो भी एटमॉस्फेयर का जितना एयर है वो किसी एक प्लेस को तो आके, एक प्लेस पे आके प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, वो भी डिवाइड हो जाएगा ऑल थ्रू द अर्थ सरफेस पे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, अभी ये देखते हैं। द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर पुशिंग डाउन on a unit area on the earth surface is called atmospheric pressure। तो जो एटमॉस्फेयर का जो वेट है उस एयर का, ठीक है, मान लो हमने जैसे एक यूनिट एरिया ले लिया, एक ये एरिया हमने ले लिया। अब इस कॉलम के ऊपर, इस एरिया के ऊपर, ठीक है, ऐसे लेंगे। इसका थोड़ा सा ये सटीक नहीं है डेफिनेशन, वो हम सेंड कर देंगे डेफिनेशन। तो जो ये अर्थ सरफेस हो गया एक यूनिट एरिया, इस पे जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है ये एयर प्रेशर जो इस 1 यूनिट एरिया पे, और ये जो एयर प्रेशर है ये एटमॉस्फेयर के टॉप ऑफ द लेयर से क्रिएट हो रहा है। मीन्स इस एरिया में अगर हम इस यहाँ ले लेते हैं, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट, ये मेरा अर्थ का एरिया है, दिस एरिया इज अर्थ सरफेस। और ठीक इसके ऊपर मीन्स एक कॉलम, हम इमेजिनरी कॉलम अगर हम ड्रॉ करते हैं बिल्कुल टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर तक, ऐसा नहीं है कि कुछ एक लिमिटेड एरिया तक हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम जो कॉलम है हमारा, इसको हम टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर तक हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये कॉलम जो है वो टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। उस कॉलम में, इस कॉलम में जितने एयर प्रेजेंट है, the air present in this column, it exerts pressure on this surface। अर्थ के इस सरफेस पे, ये सरफेस एरिया पे जो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जो ये प्रेशर लगा रहा है, मीन्स ये इस कॉलम में जितना एयर है, इस यूनिट एरिया से जो कॉलम ये ऊपर तक गया है यानी टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर पे, इसके अंदर जितनी, मतलब तुम ये एक ट्यूब समझ लो, बिल्कुल एक ट्यूब जैसा समझ लो, इसे अच्छे से समझ लो। जैसे ये ट्यूब ड्रॉ कर लिया, ठीक है,
ये समझ लो, ये जो नीचे का ये है, ये अर्थ सरफेस है, और ये कहाँ तक ये जा रहा है, ये ट्यूब है, ये टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर तक जा रहा है। जो एटमॉस्फेयर का टॉप है ये वहां तक है, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब इस एरिया में ये अर्थ का सरफेस हो गया, इसमें ये जो कॉलम है, ये जो लाइन है, इसमें जितना भी एयर प्रेजेंट, जो एयर इसमें प्रेजेंट है उसका कुछ वेट होगा। तो ये जितना प्रेशर डाल रहा है, ये जितना दबाव डाल रहा है इस एरिया पे, इस अर्थ के सरफेस पे, ये जितना दबाव डाल रहा है, ये जितना भार डाल रहा है अपना, इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इसी को हम, जो ये प्रेशर डाल रहा है ये एयर एक यूनिट एरिया में, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? एग्जर्ट करना। एक्सर्ट मीन्स डालना, फोर्स करना, वो डाल रहा है। तो ये हो गया। एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। सी लेवल में जो एयर प्रेशर होता है वो 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है। ऐसे हम जो यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वो मिलीबार होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है मिलीबार। तो सी लेवल पे जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाला होता है वो 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मीन्स 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना प्रेशर लग रहा है, एयर कितना प्रेशर डाल रहा है, तो 1 kg। यू डू नॉट फील दिस प्रेशर बिकॉज इट इज बैलेंस्ड बाय द इंटरनल प्रेशर ऑफ योर बॉडी। हमें ये प्रेशर फील नहीं होता। जब हम कहीं बाहर जाते हैं आते का ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई दबाव डाल रहा है, हमें कोई प्रेस कर रहा है, हमारे सर को कोई दबा रहा है, हमारे शोल्डर को कोई दबा रहा है, वैसा फील होता है? नहीं होता। इसलिए नहीं फील होता क्योंकि हमारे बॉडी का जो इंटरनल प्रेशर है वो बैलेंस कर देता है। जो सुनते हो ना कि प्रेशर हाई हो गया, प्रेशर लो हो गया, तो बॉडी में भी प्रेशर है ना, तो वो प्रेशर जो है वो मेंटेन कर देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जिसके कारण हमें प्रेशर फील नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फील नहीं होता। द एटमॉस्फेयर इज डेंसेस्ट नियर द अर्थ सरफेस। अब अर्थ सरफेस के पास जो एटमॉस्फेयर है वो डेंस होता है। ये तो हमने पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में ही चैप्टर में, कि जो एटमॉस्फेयर के पास जो अर्थ सरफेस के पास जो एरिया होता है वो काफी डेंस होता है। एज वन क्लाइम्स हायर, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर फुटहिल्स हैं, मीन्स ये फुटहिल है और यहाँ से माउंटेन स्टार्ट होती है, तो यहाँ का जो एयर प्रेशर होगा, यहाँ का जो एयर है, ये जो एयर यहाँ पे प्रेजेंट है ये काफी डेंस होगा, ये काफी डेंस होगा। ये हमेशा देखना कि कभी भी माउंटेन में फॉग नहीं होती जल्दी। जो हिली एरिया है, जो माउंटेन के पास एरिया है, यानी जो सिटीज बसे हुए हैं माउंटेन में, वहाँ फॉग नहीं होती, धुंध नहीं होती, क्योंकि यहाँ जो प्लेन्स है वहाँ के एयर काफी डेंस होते हैं, मॉइस्चर रिटेन ये ज्यादा कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी इसमें ज्यादा रिटेन होती है। और यहाँ माउंटेन में जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे, एयर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, एयर जो है वो लाइट होता जाएगा। ठीक है, जो कूल एयर होता है, जो ठंडी हवा होती है, वो हमेशा डाउनवर्ड आती है। इट ऑलवेज कम डाउनवर्ड, मीन्स नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। और जो गर्म हवा होती है, द हॉट एयर, क्योंकि ये लाइट होती है तो इट ऑलवेज राइजेस अप। ठीक है, अब कूलर है, कूलर मीन्स क्या है, अगर कूलर विंड है, कूलर हवा है, कूल एयर है, मीन्स कि उसमें ह्यूमिडिटी है, उसमें वाटर वेपर है, उसमें मॉइस्चर है, तभी तो वो डेंस हो रही है ना, वो कूल हो रही है। अब ये सारी चीजें हैं तो नेचुरली है कि वो कूल होगी और वो अर्थ सरफेस के पास आएगी।
और जो हॉट है मीन्स उसमें ह्यूमिडिटी कम है, उसमें मॉइस्चर कम है, तो वो राइज करेगी above the earth surface। वही चीजें हैं, एयर बिकम्स लाइटर एंड एक्सर्ट्स लेसर प्रेशर व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगी, वो हॉट होगा, तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो राइज करेगा। इट फ्लोज अपवर्ड्स एंड इट हॉट एयर राइजेस। ऑन द अदर हैंड, एयर बिकम्स डेंस एंड हेवी when its टेम्परेचर डिक्रीजेस। जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये डेंस होगा। कोल्ड एयर एक्सर्ट्स मोर प्रेशर एंड इट सिंक्स और फ्लोज डाउनवर्ड। कोल्ड एयर जो है वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है जब ये नीचे आता है, और ये नीचे की तरफ फ्लो करता है। अभी मैंने यही बताया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग अ बैरोमीटर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं? तो जो जिस चीज से हम मेजर करते हैं, जो टूल यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, दैट इज बैरोमीटर। उसे हम बैरोमीटर कहते हैं। A simple barometer consists of a long mercury filled glass tube inverted over a cup of mercury। और ये जो है ये काफी लार्ज होता है साइज में। इट्स जो सिंपल बैरोमीटर है वो काफी साइज में लार्ज होता है। वो ऐसे देखो, ऐसा बना होता है। A simple barometer consists of a long mercury filled glass tube। ठीक है, ग्लास ट्यूब है ये। और ऐसा नहीं है कि मैंने इतना छोटा बनाया है, इट्स नॉट लाइक दैट, ये काफी बड़ा होता है साइज में। और ये अ कप ऑफ मरकरी, ये कप मान लो, ठीक है, इसमें भी मरकरी है और इसमें भी मर्क्यूरी है। मीन्स ट्यूब जो है वो भी मर्क्यूरी से फिल्ड है, और जो कप है ये भी मर्क्यूरी से ही फिल्ड है। तो जो ग्लास ट्यूब है इसको हमने इन्वर्ट कर रखा है मर्क्यूरी में। तो द प्रेशर ऑफ एयर ऑन द मर्करी इन द कप पुशेस अप द मर्करी इन द ट्यूब। मीन्स कि जो एयर का प्रेशर है ये इसे पुश कर रहा है। ये जो मर्करी है इसमें जो इस कप में मर्क्यूरी प्रेजेंट है, इसे ये पुश कर रहा है। अब अगर इसे पुश कर रहा है तो ये इसे पुश करेगा ऑटोमेटिकली, जो इस ट्यूब में, इन्वर्टेड ट्यूब में जो मर्क्यूरी प्रेजेंट है ना। तो इससे हमें एयर प्रेशर पता चलता है। At sea level, atmospheric pressure supports a column of mercury 76 centimeter high। तो ये 76 एयर सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये 76 सेंटीमीटर हाई तक हो सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। यानी कि मर्क्यूरी कॉलम का हाइट कितना है, इसके अकॉर्डिंगली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मेजर किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है मर्क्यूरी के कॉलम में। मीन्स मर्क्यूरी में कितने कॉलम बने हुए हैं इस पे वो डिपेंड करता है, वो इन्वर्टेड ट्यूब में। द यूनिट मिलीबार इज ऑफन यूज टू मेजर प्रेशर। जो प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए मिलीबार यूज करते हैं। मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर को का यूनिट मिलीबार होगा। ये बिल्कुल याद रखना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मिलीबार इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। A pressure of 1000 millibar is equivalent to 75 centimeter of mercury column. At sea level, atmospheric pressure is about 1013.2 millibar। ये तो क्लियर है कि प्रेशर जो है 1000 मिलीबार कितना होगा, 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के। यानी 75 सेंटी, अगर हम 1 सेंटीमीटर का हम मेजरमेंट लेते हैं उसमें हम मरकरी जो फिल करते हैं, मीन्स कि 75 सेंटीमीटर तक जो प्रेशर पड़ रहा है, मतलब 1000 मिलीबार, 1000 मिलीबार जो एयर प्रेशर का यूनिट है, एयर प्रेशर का यूनिट है मिलीबार। तो 1000 मिलीबार
is equal to 75 centimeter of mercury column. 1 2 ऐसे ही हम 75 मान लेंगे। तो जब इसमें 75 होगा, इट मीन्स कि 1000 मिलीबार है ये। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे 1 यूनिट का निकल जाएगा, वो हम खुद निकाल लेंगे 1 यूनिट का कितना आएगा। तो एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट 1013.2 मिलीबार। ठीक है, मतलब 75 पॉइंट समथिंग होगा सी लेवल पे हमारा, अगर हम सेंटीमीटर ऑफ मतलब 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, मर्क्यूरी को हम ऐसे हम ये शो करते हैं 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ये है हमारा सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द मर्क्यूरी बैरोमीटर इज लार्ज एंड नॉट वेरी पोर्टेबल। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर है जिसमें मर्क्यूरी यूज होता था, जो मर्क्यूरी यूज हम करते थे जिस बैरोमीटर में, वो पोर्टेबल नहीं था, वो साइज में काफी लार्ज था। द एनेरॉयड बैरोमीटर इज मोर कॉमनली यूज। ये देखो, ये जो इमेज यहाँ पे दी हुई है ये एनेरॉयड बैरोमीटर की दी हुई है, और ये ज्यादा बड़ा नहीं है और इसे हम पोर्ट कर सकते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। इट्स अ पोर्टेबल। द मर्क्यूरी बैरोमीटर इज लार्ज, हाँ, द एनेरॉयड बैरोमीटर इज मोर कॉमनली यूज। इट डज नॉट यूज एनी लिक्विड। इसमें कोई लिक्विड प्रेजेंट नहीं होता। जैसे मर्क्यूरी बैरोमीटर में तो मर्क्यूरी यूज होता था, ऐसे एनेरॉयड बैरोमीटर में कोई भी लिक्विड यूज नहीं होता। एंड इट इज देयरफॉर इजीली टू हैंडल। ये यूज करने में भी काफी इजी होता है, स्पिल नहीं करता, स्प्लिट नहीं करता है। इट हैज अ मेटल बॉक्स विच इज पार्शियली एम्प्टीड ऑफ एयर। देखो ये मेटल बॉक्स है, जैसे ये पार्शियल वैक्यूम है, ठीक है, इसमें ये खाली है, खाली है मीन्स क्या है, इसमें हवा है। द बॉक्स इज वेरी सेंसिटिव, वैक्यूम, सॉरी इससे हवा भी निकाला गया। वैक्यूम मीन्स क्या, वैक्यूम मीन्स कुछ नहीं, यानी हवा भी निकाला हुआ, ठीक है, इसमें हवा भी नहीं है, ये एयर टाइट बॉक्स है, इसमें से हवा भी निकाली गई है। तो एनेरॉयड बैरोमीटर जो है, इट हैज अ मेटल बॉक्स व्हिच इज पार्शियली एम्प्टीड ऑफ एयर। द बॉक्स इज वेरी सेंसिटिव टू वेरिएशंस इन एयर प्रेशर। मीन्स कि अब इसमें हवा ही नहीं है, जब बिल्कुल ये खाली है, बिल्कुल एम्प्टीड है, वैक्यूम है, तो इसमें थोड़ी सी भी अगर प्रेशर होगी हवा की तो ये वेरी करेगा। हाँ, देखो जैसे यहाँ पे ना ये है ना स्केल ये लगा हुआ है, तो ये फ्लक्चुएट करेगा। जब भी एयर इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली ये एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो ये जस्ट the box is very sensitive to variations in air pressure. It expands when the pressure is low and gets compressed when the pressure is high. क्या होता है, जब प्रेशर कम होगा तो ये एक्सपेंड करेगा, और जब प्रेशर हाई होगा तो ये कंप्रेस करेगा। The box is connected to a pointer which moves over a scale to indicate the atmospheric pressure. जो अभी मैंने दिखाया कि स्केल दे रखा है और थोड़ा भी फ्लक्चुएशन होगा अगर एयर प्रेशर में तो वो मूव करेगा। Now come to wind speed and direction. अब ये तो हमें पता चल ही जाता है ना, ये जनरली हम ऐसे देखते हैं, अगर हम मान लो हम छत पे कपड़े डालते हैं सूखने को, ठीक है, कपड़े हम सूखने को डालते हैं और तेज हवा चल रही है, तो कपड़े किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, कपड़े उसी डायरेक्शन में मूव, या फिर जब हवा चलेगी जस्ट एक रुमाल ले लो, एक कॉटन रुमाल ले लो या कोई भी एक छोटा सा कपड़ा ले लो, उसे तुम ऊपर मूव करोगे तो तुम देखोगे कि वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, उसी डायरेक्शन में लहराएगी जिस तरफ से हवा चल रही होगी। नॉर्मली जब फ्लैग होस्टिंग होती है 15 अगस्त और 26 जनवरी को, देखते हो ना फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, फ्लैग किस डायरेक्शन में लहरा रही है। तो सेम यही चीजें होती हैं विंड स्पीड और डायरेक्शन को देखने के लिए। जस्ट मतलब बिल्कुल नॉर्मली हम डायरेक्शन तो हम बिल्कुल नॉर्मली बता सकते हैं कि हाँ डायरेक्शन क्या है विंड का, वो तो
आराम से बता सकते हैं। विंड एज यू नो इट इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। अब विंड क्या है? विंड इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। और ये हमें अगर अच्छे से हमें बताना हो व्हाट इज विंड, तो हम ये कहते हैं ना कि व्हेन एयर मूव्स फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, है ना? नहीं सॉरी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर था ना, ये अभी हमने पढ़ा था इससे पहले। व्हाट इज विंड अगर हम साइंटिफिक टर्म में बात करते हैं तो व्हेन एयर मूव्स फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, देखो यही है, एयर मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एयर का, जो कि कहां से कहां मूव करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक। Thus, when hot air over a region rises and create a region of low pressure, cold air from neighboring cooler high pressure areas moves in। अब क्या होता है कि जैसे हवा गर्म हुई, वो ऊपर की तरफ गई, वो लाइट हुई, तो क्या होता है? वो ऊपर जाती है ना, लाइटर एयर गोज अप। और तो क्या हुआ, फिर जो डेंसर एयर है, जो भारी हवा है, वो आई, वो नीचे आई। ठीक है, और फिर ये क्या करेगी, वो फिर वो कूल होगी, जो उसके जो आ रही है उसके कारण जो उसके बगल में गर्म हवा है वो कूल होगी, और इसके कारण ये जो फ्लो है, फ्लो ऑफ एयर, ये होता जाएगा। जस्ट मैं तुमको डायग्राम शो करती हूँ। देखो जैसे ये आई, ये डेंसर एयर है, ठीक है, मीन्स कूलर एयर है ये, तो ये डाउनवर्ड गई, और फिर जो हॉट एयर है ये अपवर्ड गई, है ना? अब ये जब डाउनवर्ड आ रही है ये कूलर एयर, फिर ये अपवर्ड जाके फिर ये कूल हुई, फिर ये कूल हो गई, फिर ये डाउनवर्ड आ रही है, तो ये एक साइकिल बन गया ना एयर का। कॉन्वेक्शन कहते हैं ना इसको। हाँ, कन्वेक्शन। ये हम उसमें पढ़ते हैं जब हम ये फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड पढ़ते हैं और वाटर साइकिल पढ़ते हैं, उसमें हम ये पढ़ते हैं कन्वेक्शन। सेकेंड चैप्टर में था। तो हाँ, तो जो वेरिएशंस हुआ प्रेशर में, एयर प्रेशर में जो वेरिएशन आया, इसके कारण विंड बनी, इसके कारण हवा बनी। विंड्स डू नॉट ऑलवेज ब्लो विद द सेम स्पीड। विंड जो है, हवा जो है, वो सेम स्पीड में नहीं होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। कभी तेज हवा चलती है, कभी धीरे हवा चलती है। द स्पीड ऑफ विंड डिपेंड्स ऑन द प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन टू रीजन्स। मीन्स किस पे डिपेंड करती है? हम तो कहते हैं, किसी से पूछ लो अगर जो ले मैन है कि क्या हो रहा है, अरे हवा तेज चल रही है, हवा धीरे चल रही है, लेकिन क्यों चल रही है कोई बता पाता है? ये तो थोड़ा सा मतलब अगर पूछो कि अच्छा ठीक है तेज हवा चल रही है, कोई आएगा, किसी ने बताया तुम्हें हवा बहुत तेज है भाई, उससे क्रॉस क्वेश्चन कर दो, भाई क्यों तेज हवा चल रही है? इसका भी तो रीजन है ना, अगर हवा तेज चल रही है तो क्यों चल रही है, स्लो चल रही है तो क्यों चल रही है? तो हवा इसलिए तेज चल रही है क्योंकि जहां देखो जो रीजन है, मान लो ये जैसे टू रीजन है, एक ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया। यहाँ का प्रेशर जो है वो ज्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम है, इस एरिया का प्रेशर कम है, इस एरिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इस एरिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, तो जो ज्यादा है वो कम की तरफ मूव करेगा हाँ, फिल करने के लिए उसको। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ का बहुत ज्यादा है, एक साइट है उस जाना, उसमें देखना windy.com, जो साइक्लोन वगैरह फॉर्म होता है ना, वो इसी के कारण फॉर्म होता है, ये एयर प्रेशर के कारण ही फॉर्म होता है। तो ये windy.com पे जाके देखना, तो उसमें एयर तुम्हें फ्लो करता हुआ दिखेगा कि कैसे वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है। तो जब ये इस गैप को फिल कर रहा है, इट मीन्स कि अगर यहाँ पे बहुत कम है तो ये तेजी से जाएगा, ये तेजी से जाएगा, जहां कम है वहां पे काफी फास्ट ये मूव करेगा, तो हवा तेज चलेगी। और ठीक है, बहुत हाँ, ज्यादा गैप नहीं है तो हवा लो चलेगी, मतलब नॉर्मल चलेगी। और अगर इक्वल प्रेशर है, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, तो कहते हैं ना कभी कभी हवा रुक गई है, हवा ही नहीं चल रही है, अजीब सा उमस सा माहौल हो रहा है, कहते हैं ना ऐसे, क्योंकि दोनों रीजन में जो एयर प्रेशर है वो सेम है, तो वो ना यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है, ना यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है।
अब समझ में आ गया हवा क्यों चलती है, कैसे चलती है? एवरीथिंग हैव अ रीजन। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब देखो, when the difference is high, wind rushes from the high pressure region to the low pressure region at a great speed. बताया अभी मैंने, सेम चीज बताई। During a storm, the speed of the wind can be more than 100 किलोमीटर पर आवर। जब तूफान आता है तो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा तेज हवा की रफ्तार हो सकती है, हवा की स्पीड हो सकती है। The anemometer instrument which is used to measure the speed of wind। विंड के स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं? एनेमोमीटर से। और एयर प्रेशर के स्पीड को कैसे मेजर करते थे? बैरोमीटर से। ठीक है, ये सब टर्म्स लिख लेना। ऐसे में मैंने नोट्स तो भेजा था। हाँ, तो नोट्स को वैसे ही नोट कर लेना, ठीक है? आगे भी नोट्स बनाकर भेज दूंगी। तो द एनेमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the speed of wind। तो विंड के स्पीड को मेजर करता है एनेमोमीटर की, इसकी स्पीड क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 3 or 4 कप्स अटैच्ड टू अ रोटेटिंग शाफ्ट। ये देखो 1 2 3 4 4 कप है, जो कि ये वो वाला मर्क्यूरी वाला बैरोमीटर है ना? जैसा बताया था मैंने वैसा ही है ना? तो ये जो है, ये 4 कप्स इसमें अटैच्ड होते हैं और इसके ठीक नीचे by thin rods when wind blows the cups and the shaft rotate। अब देखो ये जो है, ये कप्स लगे हुए हैं और एक थिन रॉड से ये जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है, जैसे हवा चलेगी तो ये मूव करेगा, जितनी तेज हवा चलेगी उतनी स्पीड में मूव करेगा ये। अब है कि इसी में ठीक नीचे, इस शाफ्ट के ठीक नीचे एक मीटर लगी होती है, उसको कहते हैं स्पीडोमीटर, जो कि कार के मीटर के जैसी ही लगी होती है। कार में भी जब स्पीड तेज होती है तो मीटर आगे की तरफ चलती है, लाइक 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसे चलती है ना? तो वैसे ही स्पीड के भी सॉरी विंड के स्पीड को भी हम मेजर करते हैं। और इस शाफ्ट के नीचे, ये जो इमेज दिख रहा है, इस शाफ्ट के नीचे ठीक एक स्पीडोमीटर लगी होती है, जिससे विंड की स्पीड पता चलती है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द डायरेक्शन फ्रॉम विच अ विंड इज ब्लोइंग इज कॉल्ड अ विंड वैन। मीन्स कि एक जो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि कौन क्या डायरेक्शन है विंड का, इस टू किस डायरेक्शन में विंड हमारी मूव कर रही है, तो वो हमें कैसे पता चलता है? विंड वैन से। जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है और उसे मेजर करने के लिए, उसे हम विंड वैन कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंटर एंड अ वैन और टेल। वैन मीन्स टेल, मतलब पूंछ जैसी होती है, फिक्स टू द ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ हॉरिजॉन्टल रोड पाइवोटेड एट इट्स सेंटर। विंड टर्न्स द वैन टुवर्ड्स द साइड टू विच इट इज ब्लोइंग। बिल्कुल वही कपड़े के जैसा है, रुमाल जैसा है, कि जिस तरफ से हवा चल रही है उसके टुवर्ड्स वो ये फ्लो करेगा, वो बहेगी, ब्लो होगी। दस द पॉइंटर पॉइंट्स टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज ब्लोइंग। तो जो पॉइंटर है वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो उस डायरेक्शन को बताएगा कि कहाँ से विंड चल रही है। और विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट इज ब्लोइंग। ठीक है, और फिर उस विंड को नाम दिया जाएगा कि ये किस तरफ से वो ब्लो हो रही है, किस तरफ से वो हवा चल रही है। लाइक अगर नॉर्थ से हवा चलती है, अगर हवा विंड ब्लो, इफ विंड ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड अ नॉर्थ विंड। अगर साउथ से ब्लो होगी तो साउथ विंड, ईस्ट से ब्लो होगी तो ईस्ट विंड, वेस्ट से ब्लो होगी तो वेस्ट विंड। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो विंड के स्पीड को मेजर कैसे करेंगे? ये तो इंस्ट्रूमेंट विंड के स्पीड को भी तो बताया ना कि उसके नीचे वो लगा होता है स्पीडोमीटर। अच्छा, मीटर। हाँ, हम्म। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं।